हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो क्लास 10th की एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना एक रिवीजन सीरीज लाई जाए जिसमें हम हर चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लाइफ प्रोसेसेस की। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेसेस मतलब प्रक्रिया। जीवन जीने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया करना आवश्यक है, उसे हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जीवन जीने के लिए जैसे मैं रेस्पिरेशन करती हूँ, सांस लेती हूँ। अगर मैं सांस नहीं लूंगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। तो जो पूरा रेस्पिरेशन है वो हमारी एक प्रोसेस हो गई जो हमारे जीने के लिए आवश्यक है। मैं खाना खाती हूँ, मेरा खाना स्टोमक में जाता है और उसके बाद मेरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन नहीं होगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। All living things perform certain life process like growth, एस्किरेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। मेरी बॉडी में जो मेरा ब्लड है वो मेरी बॉडी में बह रहा है। ब्लड वेसल्स हैं जिसमें मेरा ब्लड क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। यदि ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो जीवित रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस आवश्यक हैं जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इस चैप्टर में हम उन्हीं प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एस्केलेशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन। तो ये सारी क्या हुई, लाइफ प्रोसेसेस हो गई। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive। किसी पर्सन की बॉडी में ये सारी प्रोसेसेस होंगी तभी वो पर्सन क्या रह पाएगा, जीवित रह पाएगा। यदि एक भी प्रोसेस नहीं हुई तो पर्सन जीवित नहीं रह पाएगा। एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ओके, अब लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। द फर्स्ट इज ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एस्किलेशन। ग्रोथ मतलब न्यूट्रिशन, ग्रोथ मतलब न्यू न्यूट्रिशन आ गया इसमें, ठीक है। मतलब ग्रोथ और डाइजेशन वगैरह इसमें ही आ गया, न्यूट्रिशन में हम पूरा पढ़ेंगे। एंड ये हमारा रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एस्किलेशन। रेस्पिरेशन में आ जाता है हमारा जो इस इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में। इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में हम बाकी की जो प्रोसेसेस हमारी बची हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो चलो हम न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, द होल प्रोसेस बाय विच the whole process by which an organism obtain its food। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन कैसे खाता है, द होल प्रोसेस बाय विच, जैसे मैं हूँ, मैं अपना फूड कैसे ऑब्टेन करती हूँ, तो वो मेरी जो पूरी प्रोसेस होगी उसको मैं क्या बोलूंगी, न्यूट्रिशन बोलूंगी। अब जैसे प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स खाना कैसे खाते हैं, खाना खाना प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, तो उसमें सारी जितनी भी प्रोसेस हैं, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसी को हम न्यूट्रिशन बोलेंगे कि वो एक जो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से अपना खाना ग्रहण कर रहा है, उसमें जो जो प्रोसेस हो रही हैं उन सबको मिला के हम क्या बोल देंगे, न्यूट्रिशन बोल देंगे। न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पौधों में
पौधे किस तरीके से खाना ग्रहण करते हैं, एनिमल्स किस तरीके से अपना खाना ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों को, न्यूट्रिशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वही एनिमल्स हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स क्या है, अभी हम आगे इनको पढ़ने वाले हैं। कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जो अपना खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे मेरा लॉयन है, ठीक है, तो वो तो वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, वो दूसरे जीवों पे क्या है, डिपेंड है। जैसे मेरी काऊ मान लेती हूँ मैं, तो काऊ अपना खाना खुद नहीं बना रही, काऊ किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे, ग्रासेस पे, इस पे वो डिपेंड है। तो इसी को बोलेंगे हम हेट्रोट्रॉप्स। वही हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से अपना खाना अपने अंदर अपनी लीव्स में बना लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रॉपिक काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. Kinds of a nutrition in which organic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह होता है जिसमें हम इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2 और वाटर, इनका यूज करके एक ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। किसकी प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। उसी को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वही सब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, वह न्यूट्रिशन जिसमें हम इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस से कोई ऑर्गेनिक सबस्टेंस बनाती हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक सबस्टेंस बनाएंगे। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। इस मोड को हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक मोड बोलेंगे। इसमें क्या आ जाता है, हमारे ग्रीन प्लांट्स आ जाता है, जो CO2 वाटर की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनाते हैं। CO2 H2O इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस एंड स्टार्च हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो ग्रीन प्लांट्स हमारे इसी में आ जाएंगे। हेट्रोट्रॉप्स की बात कर लेते हैं, काइंड ऑफ अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स डू नॉट possess the ability to synthesize their own food। वह न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल की एबिलिटी ही नहीं है कि वो अपना खाना बना पाए। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। क्लियर। इसकी एग्जांपल है हमारे एनिमल्स एंड फंजाई। क्लियर। अब यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में हमें, जैसे ग्रीन प्लांट्स हमारे एग्जाम्पल में थे, तो ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, ग्रीन प्लांट्स आने चाहिए।
यहाँ पर देखिए ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स मतलब यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और स्टार्च हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो मतलब स्टार्च भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल शॉर्ट में सा पूरी जितना भी अभी हमने पढ़ा वो यहाँ पर सिंपल शॉर्ट में बता दिया गया है। क्लियर? Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophic take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of a chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. Clear? इधर देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सेम वही चीज है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसमें जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो CO2 और वाटर CO2 और वाटर को यूटिलाइज करके उसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल उनकी लीव्स में प्रेजेंट होता है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस by which autotroph takes in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of a chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis। तो इसको हमें याद रखना है। क्लियर? यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बच्चों? इक्वेशन। यहाँ पर एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेते हैं हम। मैंने एनसीईआरटी खोल के रखी है, इसको अभी हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो देखेंगे। वैसे सारा नोट्स में कवर है। ओके, अब यहाँ पर इक्वेशन देख लेते हैं। मैंने लिया CO2। CO2 कहाँ प्रेजेंट होती है? नेचर में प्रेजेंट होती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। वही रिलीज की हुई CO2 प्लांट सांस के दौरान मतलब प्लांट इनटेक कर लेते हैं उसी CO2 को, जिसको हम O2 को हम रिलीज करते हैं। प्लांट O2 को हम रिलीज करते हैं। O2 को हम O2 को हम इनटेक करते हैं। O2 का क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, मीन सांस लेते हैं हम, और CO2 बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। इसी तरीके से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो O2 को बाहर निकालते हैं और CO2 का इनटेक करके उसको खाना बनाने की प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। और वाटर तो हम प्लांट्स को देते हैं, वो वाटर हो गया हमारा। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट, धूप होनी चाहिए और क्लोरोफिल होनी चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स में प्रेजेंट होता है। ओके, हमारे लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये सब कुछ मिलके क्या बनाएगा? ये सब कुछ मिलके हमारा बना रहा है कार्बोहाइड्रेट दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। ये दोनों इनऑर्गेनिक आपस में मिले इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड फॉर्म C6H12O6 that is carbohydrate starch। स्टार्च एंड हमारी 6O2 निकली। कहते हैं ना प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं, तो वो ये प्रोसेस के दौरान जो O2 बनता है उसको रिलीज करते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? C6H2O भी रिलीज 6H2O भी बनता है। सॉरी, स्टार्च बना मेरा।
O2 बना एंड H2O बना। तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्लियर? और इसमें याद करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिंपल है, आसानी से याद रख सकते हैं। हमने ये समझ ली अच्छी तरीके से, तो इसको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर हमने रो मटेरियल एक लाइंस में लिख लिए हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। दैट इज सनलाइट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जैसे मैंने पूछा कि यार आप बोल रहे हो क्लोरोफिल हमारी लीफ में प्रेजेंट होता है, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्लोरोफिल करता क्या है। क्लोरोफिल जो मेरी सनलाइट होती है उसको एब्जर्व करने का काम करता है, उसको एब्जर्व कर लेता है। किसको? सनलाइट को। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जर्व कर लेता है। CO2 का क्या काम होता है? एंटर्स थ्रू स्टोमेटा। जो मेरी CO2 है वो स्टोमेटा में से एंटर करती है प्लांट के अंदर। स्टोमेटा अभी हम पढ़ेंगे। एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट। मैं क्या कर रही हूँ? CO2 को स्टोमेटा से एंटर करा रही हूँ, वही मेरा O2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ओनली। वो भी क्या है? CO2 मेरा स्टोमेटा से अंदर आएगा और जो मेरी O2 बनी है वही स्टोमेटा से बाहर चली जाएगी इन्वायरमेंट में। यहाँ पे वाटर है, वाटर प्लस डिसॉल्व मिनरल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ETC आर टेकन अप बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। और जो मेरा वाटर है, water plus dissolved mineral like nitrogen, phosphorus, etc are taken up by the roots। जो वाटर प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? जब हम पौधों को पानी देते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, तो वो अपनी रूट से पानी को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वही पानी का यूज कहाँ करते हैं? फोटोसिंथेसिस में करते हैं। तभी हम जब प्लांट्स को वाटर जब हम प्लांट को पानी नहीं देंगे तो प्लांट हमारा सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना पा रहा। जब कोई व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसी तरीके से प्लांट्स में होता है, यदि वो अपना खाना नहीं बनाएंगे तो वो मर जाएंगे। क्लियर? तो ये सारे क्या थे? मेरे रो मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब साइट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं कि जो मेरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट के कौन से हिस्से में होती है। क्या रूट्स में होती है? क्या फ्लावर में होती है? क्या फिर लीफ में होती है? स्टेम में होती है? कहाँ पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। कौन सी जगह होती है? मेरी लीफ में मेरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब देखो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जो मेरी लीफ है उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल को कंटेन करके रखता है। क्लियर? जो क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट। मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं उसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने अभी पढ़ा कि सनलाइट किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ले, सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। कन्वर्जन ऑफ अ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ अ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। मेरी जो लाइट एनर्जी थी सनलाइट से, जो सनलाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी है मेरी। ठीक है? इनटू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है? जो मेरी लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
और क्या चीज हो रही है, और जो मेरा वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। क्लियर। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, और जो मेरा CO2 है उसका रिडक्शन हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। क्लियर। स्टोमेटा, यहाँ पर मैंने बात की थी स्टोमेटा, लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जहां से CO2 आती है और O2 बाहर निकलती है। अब मैं बात कर रही हूँ यार स्टोमेटा है क्या, व्हाट इज स्टोमेटा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, छोटे छोटे छेद जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं स्टोमेटा के, ये क्या काम का होता है, क्या काम करता है ये स्टोमेटा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 या CO2, ये क्या करता है, प्लांट के अंदर से गैस को बाहर और इन्वायरमेंट से गैस को अंदर लेने का काम करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। उसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, O2 का, O2 को बाहर निकालेगा, CO2 का इनटेक करेगा। ठीक है। loses losses large amount of water during transpiration, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उसमें से जो वाटर, ट्रांसपिरेशन में क्या है, वाटर निकलता है, तो वो कहाँ से निकलता है, हमारा स्टोमेटा से। तो ये ट्रांसपिरेशन में लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन के दौरान बहुत सारा पानी रिलीज करता है। क्लियर। ये मेरा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट, ये मेरा क्लोरोप्लास्ट है। स्टोमेटल पोर, ये स्टोमेटल पोर है। एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये रहा, इसमें आपको सही समझ में आएगा। ये मेरा स्टोमेटा, ये मेरा स्टोमेटल पोर है। ये इनको क्या हम बोलते हैं, गार्ड सेल्स, और ये हम मेरे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लियर। डायग्राम में देखो, ये मेरे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये मेरा स्टोमेटल पोर है, और यहाँ पर भी ये क्लोरोप्लास्ट है, और यहाँ पर मैं, ये मेरा गार्ड सेल है। ठीक है, GC लिख देते हैं इसको, गार्ड सेल। तो यहाँ पर मेरा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हम कर चुके हैं। क्लियर। ये रिवीजन मैं कर रही हूँ न्यूट्रिशन का, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो रहा होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले आप इसको चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप रिवीजन के लिए इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या आ जाती हैं, एनिमल्स वगैरह आ जाती हैं, फंजाई आ जाती हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं। अपना खाना किस पर डिपेंड्स करती हैं, ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करती हैं। जैसे उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोल रहे थे, यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। जिन एनिमल्स में, जिन ऑर्गेनिज्म में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उनको हम हेट्रोट्रॉप्स बोल देते हैं। इसमें देख लेते हैं, एक होता है होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। होलोजोइक क्या होता है, सेप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। ओके। होलोजोइक की बात करें तो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। कोई भी एनिमल है उसने क्या किया, सॉलिड फूड खाया। जैसे ह्यूमंस की बात कर लेते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सॉलिड है। क्लियर है ना, सॉलिड फूड हम खा रहे हैं, उसके बाद जो सॉलिड मेरा फूड है उसका ब्रेक डाउन क्या हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है। एनिमल्स देख रहे होंगे, ग्रासेस खा रहे हैं, ठीक है। उस जब वो खा लेते हैं उसके बाद
तो उनका ब्रेक डाउन होता है मेरी बॉडी के अंदर, जिसे मैं डाइजेशन बोलती हूँ। तो ये जिन जिनमें होता है उनको बोल देते हैं होलोजॉइक। इसमें मेरा क्या आ जाता है, अमीबा, एनिमल्स, एग्जाम्पल याद रखना है। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकिंग मैटर, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों का सेवन करें, मीन्स जो चीजें मर गई हैं, सड़ गई हैं, उनको खाएं, तो मैं क्या बोलूंगी, इनको सेप्रोफिटिक बोलूंगी। इसमें मेरी फंजाई आ जाती है। फंजाई क्या होती है, सड़े गले जो चीजें होती हैं उन पर ग्रो कर जाती है ना। पैरासिटिक, पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड derive न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, कसकटा प्लांट पैरासिटिक टिक्स etc। पैरासिटिक उनको बोलते हैं, जैसे कोई भी एक, जैसे कोई प्लांट है, जैसे मैं एग्जांपल अच्छा सा दूं, चलो समझ लेते हैं उसको। पैरासिटिक लिव इनसाइड, पैरासिटिक उनको बोलते हैं जो किसी होस्ट पर रह करके होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, कोई हेल्प नहीं करते होस्ट की, वो उन पे उनके ऊपर स्टेबल हो जाती हैं, उनके ऊपर रहने लगते हैं, अपना घर बना लेते हैं अलग से ही। और पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड, वो अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, और वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और मजे करते रहते हैं। जैसे मेरा एक प्लांट है जिसको मैं कसकटा या अमरबेल जैसे मैं बोलूं, कसकटा अमरबेल, जैसे मेरे पिक्चर्स, पिक्चर प्लांट्स में नहीं नहीं, हाँ ठीक है। तो जैसे मैं कसकटा की बात कर रही हूँ, प्लांट पैरासाइट, जैसे अमरवेल आपने देखी होगी, एक पौधा होता है, उसके ऊपर येलो कलर की एक बेल टाइप की उसके ऊपर चढ़ जाती है, और वो फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है, जब तक प्लांट सूख नहीं जाता या प्लांट मर नहीं जाता, तब तक वो मरने वाली नहीं है। जब तक होस्ट जिंदा है तब तक वो जिंदा है। तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक बोलेंगे। लेकिन जो मेरी लेकिन जो पैरासिटिक के फॉर्म में जो रहता है, उसका प्लांट होस्ट को उसका कोई लाभ नहीं होता। जैसे कोई बॉडी है, इसके ऊपर ये छोटी सी कोई चीज रह रही है जिससे न्यूट्रिशन ले रही है, पर बदले में कुछ नहीं दे रही, तो इसको पैरासिटिक बोलेंगे। क्लियर। जैसे टिक्स वगैरह जैसे एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर जूहे पड़ जाते हैं, तो वो जुए क्या है, पैरासिटिक। क्या करते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं और मस्त मजे करते हैं, ग्रो करते हैं। तो पैरासिटिक में ये सब आ जाते हैं। ठीक है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड? यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। ऑर्गेनिज्म खाना किस तरीके से लेते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यूनिसेलुलर की बात करूं मैं, जो एक सेल, हाँ एक सेल के बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। वो फूड क्या करते हैं, अपनी सरफेस के द्वारा फूड का फूड को फूड का इंटेक करते हैं अपनी बॉडी सर, मतलब एक सेल के होते हैं तो उनमें कोई चीज से तो होगी नहीं, जैसे अपने अंदर ऑर्गन्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। अब एक सेल है तो उसके अंदर ये सब नहीं होगा, तो अपनी एंटायर सरफेस के द्वारा फूड का इंटेक करेगा। किस तरीके से करेगा देख लेते हैं। अमीबा की बात की गई है, तो मेरा ये अमीबा है, ये मेरा उसका न्यूक्लियस है, और ये मेरा फूड पार्टिकल है। जब भी अमीबा को आसपास कोई फूड पार्टिकल दिखता है, तो अमीबा शीडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है। मींस ये मेरा फूड पार्टिकल है, अमीबा इस तरीके का शीडोपोडिया बना लेगा। शीडोपोडिया को फॉल्स फीट बोलते हैं। मींस ये आगे बढ़, ऐसे शीडोपोडिया बना के आगे आगे बढ़ता है, उसके बाद क्या करता है, ये जो फूड पार्टिकल है उसको अपने अंदर ऐसे बंद कर लेगा। क्लियर। उसके बाद इसका फूड पार्टिकल का इंटेक कर लेगा। जैसे यहाँ पर ये डायग्राम में शो कर रहे हैं, यहाँ पर नेम लिख के शो किया जाए, स्यूडोपोडिया बनाया उसने। क्लियर।
उसके बाद स्यूडोपोडिया क्या हुआ, इसकी जो मेम्ब्रेन है उस वो थोड़ी आगे बढ़ी, इतनी आगे बढ़ी, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उसने क्या कर लिया, कैप्चर फूड, उसने फूड को कैप्चर कर लिया। ठीक है, टेक इन, और उसने क्या कर दिया, फूड को अंदर ग्रहण कर लिया, जिसको हम फूड वैक्यूल, टेक इन। ठीक है, किसको, फूड वैक्यूल को, फूड को खा लिया। डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, और उसका जो फूड उसने लिया उसका डाइजेशन कहाँ पर होगा, फूड वैक्यूल में होगा। डिफ्यूजन ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल, जो सिंपल सब्सटेंस है उसका जो डिफ्यूजन है कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। जैसे फूड वैक्यूल में मेरा कोई ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ अ सिंपल सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म याद रखना है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, जो फूड वैक्यूल मेरा आया उसमें से जो मेरा सिंपल सब्सटेंस है वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं, उनका डिफ्यूजन हो जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मेरा बचता है वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड इट थ्रू आउट, बॉडी से बाहर निकल जाएगा उसी सेल की सरफेस से। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या है, पैरामीशियम में मेरे सीलिया प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी पे, इस तरीके का शेप होता है उसका, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे मेरे सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, ये इस पूरे पे प्रेजेंट होंगे। टेक इन फूड एट स्पेसिफिक स्पॉट, पैरामीशियम cilia present all over the body, take in food at a specific spot, एक उनकी बॉडी पे एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसके द्वारा वो फूड का इंटेक कर लेते हैं, फूड खा लेते हैं। ठीक है, अमीबा का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अमीबा को हमें याद रखना है। पैरामीशियम का इतना नहीं पूछता, अमीबा का डायग्राम के साथ पूरा प्रोसेस पूछता है। स्टेप इन होलोजॉइक म्यूटेशन, मैंने बोला था कि होलोजॉइक म्यूटेशन क्या होता है, मैंने जैसे खाना कोई भी सॉलिड फूड मैंने खाया उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होगा मेरी बॉडी में, उसमें कुछ प्रोसेसेस होती हैं कि किस तरीके से मैं खाना खाती हूँ, क्या क्या प्रोसेस मैं करती हूँ, तो उन्हीं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आता है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। इंजेशन ये ह्यूमंस में होती है, ह्यूमन होलोजोइक होता है। न्यूट्रिशन ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन मींस पूरी प्रोसेस कि मैंने किस तरीके से खाना लिया, किस तरीके से अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, इसके बीच में क्या क्या चीजें हुई उनको स्टेप बाय स्टेप बताना है, क्या क्या चीजें हुई। क्लियर, चलो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इजी है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में हो रहा है तो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands. जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है जहां पर खाना पचता है, वो एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल उसको बोलते हैं, जिसमें ये पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, पूरी एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम पूरी एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ते हैं, और डाइजेस्टिव कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो मेरे डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प, मतलब डाइजेशन में हेल्प करती है, तो उनको भी इसी में पढ़ते हैं, है ना। तो माउथ, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला माउथ की बात कर रहे हैं। माउथ में क्या होता है, इनटेक ऑफ अ होल फूड, मैंने खाना खाया, बस माउथ में क्या है, मैंने खाना खाया। टीथ में क्या है, मैंने खाना चबाया, खाया, चबाया। उसके बाद टंग में क्या है, रोलिंग ऑफ फूड, टंग से मैं क्या करती हूँ, खाने को थोड़ा रोल कर लेती हूँ, और टेस्ट किससे लेती हूँ, मैं टंग से लेती हूँ कि खाना मीठा है खट्टा है, ये सब, है ना। तो बस नॉर्मली है, जैसे मैंने खाना खाया, उसको चबाया, मेरी जीभ ने
खाने को टेस्ट किया, उसको थोड़ा रोल किया, उसके बाद उसको पुश करके अंदर ले गई, स्वेलो कर लिया फूड को, पुशिंग डाउन टू द फूड, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। खाना खाया, चबाया, खाना खाया, चबाया, मेरी टंग ने रोल किया, ठीक है, उसको टेस्ट किया, उसके बाद उसको अंदर पुश कर दिया कि यार तू जा, अब अंदर जा। क्लियर? उसके बाद क्या है मेरी ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? सीक्रेट सलाइवा प्लस म्यूकस। क्या होता है इसमें? सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं मेरे, कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है मेरे माउथ के आसपास। एक कान के नीचे होती है, ठीक है, एक मेरे जो टीथ हैं उनके नीचे होती है। तो ये उसकी पोजीशंस है, इतना डिटेल में नहीं जाना हमने। और जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं वो सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं, सलाइवा इन द सेंस जिसे हम लाहौर बोलते हैं, ठीक है। हम जितना भी अपना कोई फेवरेट खाना देखते हैं तो यार मुंह में पानी आ जाता है ना, वही सलाइवा होती है। तो सलाइवा हमारे मुंह में क्या होती है, रिलीज होती रहती है। जैसे जब भी हम खाना खाते हैं तो सलाइवा का सीक्रेशन होता है, सलाइवा का सीक्रेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। जब उसका सीक्रेशन होता है तो मेरे खाने को चबाने में हेल्प करता है, मीन्स खाना थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ये मेरा हेल्प कर रही है पूरा, जो मैं न्यूट्रिशन, जो ये स्लेवरी ग्लैंड्स हेल्प कर रही है मेरे डाइजेशन, ठीक है। स्टार्च, मेरी सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स के, सॉरी, सेलिवरी, सलाइवरी या सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड्स के कुछ पार्ट्स, पार्ट्स इन द सेंस सलाइवरी ग्लैंड्स डिवाइडेड हैं कुछ पार्ट्स में, उनकी पोजीशन के आधार पर कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना। हमें याद रखना है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमाइलेज रिलीज होती है, इतना याद करना है, जो मेरे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है या करती है। तो मेरे एग्जाम में आ जाएगा कि सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू, तो मैं क्या बोलूंगी, शुगर। या फिर मेरे को पूरी ये स्टेप पूछ लेगा, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में से जो सलाइवरी एमाइलेज है वो मेरे माउथ में रिलीज हो गई, माउथ में जो मेरा खाना है उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट होगा वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किसमें प्रेजेंट होती है? सलाइवा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम मुझे कितना याद रखना है वो देखो, मेरे काम की चीज क्या है। वैसे काम की तो पूरी है, पर बहुत ज्यादा काम की चीज क्या है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है कि मुझे याद रखना है कि मेरा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने वाली एंजाइम को मैं सलाइवरी एमाइलेज बोलती हूँ, जो सलाइवा में प्रेजेंट होती है। बस इतना ही। अब बात कर रही हूँ ईसोफेगस। अब मेरा क्या हुआ, मेरा खाना अंदर चला गया, अब क्या हुआ, यहाँ पर ईसोफेगस प्रेजेंट होगी, यहाँ से ईसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक। जो मेरा खाना माउथ में था मैं उसको अंदर पुश कर दिया मैंने उसको, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी ईसोफेगस में जाएगा। क्लियर? ईसोफेगस से क्या जाएगा, मेरे स्टोमक, स्टोमक में जाएगा। अभी डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, माउथ से स्टोमक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल ऑफ द ईसोफेगस। मेरा खाना अंदर जाएगा, उसमें थोड़ा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, थोड़ा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, मींस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ईसोफेगस में कौन सा मूवमेंट होता है, कौन से मूवमेंट के द्वारा ईसोफेगस, कौन सा मूवमेंट होता है जिसके द्वारा मेरे माउथ से, जिसके द्वारा ईसोफेगस से, जब ईसोफेगस से मेरा फूड जाता है तो कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल। जो मेरी ईसोफेगस, जैसे मेरी ये ईसोफेगस है तो उसकी जो मसल से बनी होगी तो उसमें थोड़ा एक्सपेंशन, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चलता रहेगा, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलूँगी। उसके बाद मेरा खाना कहाँ पहुँच गया, स्टोमक में पहुँच गया। मेरी ये ईसोफेगस थी, यहाँ पर मेरा स्टोमक होता है, तो मेरा स्टोमक में खाना पहुँच गया। स्टोमक में खाना पहुंचने के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगी, गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेट करेंगे, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेंगे। ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती हैं, जूस का, एंजाइम, ये सारी, ठीक है, जो मेरे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड से मेरा क्या सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस, कहाँ पर, स्टोमक में। पोजीशन याद रखना है, किससे सीक्रेट हो रहा है वो याद रखना है, और क्या सीक्रेट हो रहा है तो ऑब्वियसली याद रखना है कि यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस में मेरा पेप्सिन प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। पेप्सिन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन। यदि मेरे फूड में प्रोटीन्स होंगी तो वो पेप्सिन के द्वारा टूट जाएंगी, टूट के किस में कन्वर्ट होंगी, पेप्टॉन्स में बोलते हैं, ठीक है। तो हमें याद रख, मुझे बस इतना याद रखना है कि पेप्सिन जो एंजाइम है वो मेरे प्रोटीन्स को तोड़ेंगे, किस पे वर्क करेंगे, प्रोटीन्स पे वर्क करेंगे। और जो मेरा HCl है, मेक्स मीडियम एसिडिक। जो मेरे खाने, जो मेरे स्टोमक को जैसे बोलते हैं ना, स्टोमक में एसिडिक एसिडिक पीएच होता है, स्टोमक का पीएच एसिडिक होता है, इसमें HCl प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो मीडियम है मेरे स्टोमक का उसको एसिडिक कर देता है, तो मेरा खाना जाता है तो वो भी एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है। ये मेरे स्टोमक की, ये मेरा स्टोमक है, इसकी जो इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, जो मेरी इनर लाइनिंग होती है उसको मैं म्यूकस बोलती हूँ। इनर लाइनिंग को क्या बोलूँगी, इनर लाइनिंग इज अ म्यूकस, ठीक है। जो मेरी स्टोमक की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोटेक्ट हमें करना ही क्यों है, क्योंकि HCl प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl क्या है, HCl अगर मेरे हाथ पे गिर गया ना तो मेरा हाथ जल जाएगा। आप दे यार, वो तो स्टोमक में प्रेजेंट होता है तो स्टोमक क्यों नहीं जलता, उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है मुझे। थोड़ा रह गया है, बस खत्म होने वाला है। अब मैं, मेरा खाना कहाँ गया, स्टोमक में गया। स्टोमक से मेरा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे हम छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम, इसमें कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स लेके चल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। फैट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में। प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में। क्लियर। स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट होती है, ब्लाई प्रेजेंट होती है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, जो फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। जैसे मेरी ये इस तरीके से प्रेजेंट होती है, तो क्या है, सरफेस एरिया एरिया बढ़ा देती है मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन का, और हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इनको मैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरी फिंगर जैसे दिख रही है, तो इनको क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम लिवर, bile juice, large fat globules, emulsification, small fat globules and pancreas। मेरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मैं अभी डायग्राम से आपको बता दूंगी, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और ये लिवर और पैंक्रियाज की जो डक्ट्स होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में एक पार्ट होता है ड्यूडेनम, उधर की साइड ये सारी डक्ट आपस में मिलके ओपन हो जाती हैं। तो रिसीव सीक्रेशन, तो जो लिवर का सीक्रेशन है, पेंक्रियास का सीक्रेशन है, वो सारा क्या है, जो सारा जो सीक्रेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है ना। तो वही बताया गया है कि सीक्रेशन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीक्रेशन आता है, कहाँ कहाँ से आता है, एक लिवर से आता है, एक पेंक्रियास से आता है। लिवर से मेरा कौन सा सीक्रेशन आता है, बाइल जूस आता है, जो क्या
बाइल जूस का काम देख लो यार, क्वेश्चन पूछ लेता है। सॉरी, देखो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मेरा बाइल जूस है उसका क्या काम है। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? बाइल जूस। तो पूछ लेगा वो कि इमल्सिफिकेशन, जो मेरा लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो इमल्सिफिकेशन के दौरान स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इमल्सिफिकेशन कौन कराता है? बाइल जूस। ये सारे क्वेश्चन वो बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रखनी है। पेंक्रियास, पेंक्रियास से रिलीज होता है मेरा पेंक्रेटिक जूस, जिसमें पेंक्रेटिक जूस में कौन कौन सी एंजाइम होती है? ट्रिप्सिन एंजाइम एंड लाइपेज। इनका वर्क याद रखना है। जितनी मैं एंजाइम बता रही हूँ उनके फंक्शन याद रखने कि कौन किसको कैसे कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? ये जो प्रोटीन है उनको पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड जो मेरा फैट है उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। मेरे से पूछ सकता है वो कि फैट का जब फैट फैट पे कौन सी एंजाइम वर्क करती है जब वो ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाए? तो लाइपेज। फैट पर जब लाइपेज एक्ट करेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये भी पूछ लेगा कि ये फैट फैट ग्लिसरॉल में कौन सी जगह कन्वर्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन बना बना के पूछ लेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेंगे, क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इमल्सिफिकेशन मैंने अभी पढ़ा था। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मेरे जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स थे वो इमल्सिफिकेशन के दौरान स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। अब मैं पूछ रही हूँ इमल्सिफिकेशन था क्या? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। जो फैट के जो लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट करना किसकी हेल्प से? बाइल जूस की हेल्प से। उसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर में ये पूछ लेते हैं, इमल्सिफिकेशन क्या है बताओ। 1 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन, और एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेंगे। तो ये उनका तरीका है, वो किस तरीके से बनाएंगे, बट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम चीज़ों को याद रखें। लार्ज इंटेस्टाइन की मैं बात कर रही हूँ, स्मॉल अभी पढ़ी। स्मॉल से मेरा कहाँ जाएगा? फूड। जितना भी वो सारी जो फूड वगैरह, फूड का ही काम चल रहा है, ऑब्जर्व हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा कुचा होगा वो सब कहाँ चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे मेरा उसमें बहुत ज़्यादा पानी प्रेजेंट है तो एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा वाटरी है तो उसका वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो मेरे से पूछ लेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाई एनस। इसको मैं एजिशन बोलती हूँ। अब मेरा फूड किस में ऑब्जर्व हो गया? मेरा तो हो गया यार स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो बचा फूड है वो मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है उसमें से कुछ मेरे को एब्जॉर्ब नहीं करना, तो मैं उसको बॉडी से बाहर निकाल दूंगी। किसकी मदद से? एनस की मदद से। और और जो जो चीज़ें बच गई हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड था मेरा, जब वो एनस से बाहर निकाल रही हूँ मैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एजेशन बोलते हैं। उसी को एजेशन बोलते हैं। पूरा एजेशन क्या होता है? एजेशन कुछ नहीं होता, जो मेरा फूड मटेरियल बचा है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा है, उसको बॉडी से बाहर निकालना किसकी मदद से? एनस की मदद से। तो सिर्फ मैं बोलूँगी एजेशन। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, ये देखो इधर, यहाँ पर मैं आपको देखो, इंजेक्शन मतलब खाना लेना, खाना ग्रहण करना। उसके बाद डाइजेशन मतलब फूड में जो पूरी मेरी डाइजेशन जो चीज़ें हुई, खाने का एब्जॉर्ब कहाँ हुआ? ठीक है, एसिमिलेशन और एजेशन। एजेशन मतलब बाहर निकलना, एसिमिलेशन लार्ज इंटेस्टाइन, अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेशन वाचन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये प्रोसेस याद रखनी है, एजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ठीक है,
अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, डायग्राम की मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अब ये डायग्राम था तो मैं इसकी सहायता से पूरे को क्या कर देते हैं, रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। ये मेरा ओरल कैविटी है, मैं डायग्राम एनसीईआरटी से करा देती हूँ, ठीक है। तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कलर डायग्राम अच्छा लग रहा है। ये मेरा माउथ, ये मेरी टंग है, ये मेरा माउथ है, बकल कैविटी। ये मेरा ईसोफेगस है जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और माउथ से खाना कहाँ जाता है, पेट की तरफ जाता है। कहाँ, यहाँ से खाना यहाँ से खाना पूरा कहाँ जा रहा है, मेरा स्टोमक में जा रहा है, मेरा खाना यहाँ पर आ गया, ठीक है। कहाँ से आया, इसकी मदद से आया, इसको मैं क्या बोलती हूँ, ईसोफेगस। उसके बाद जब मेरा खाना स्टोमक में आ गया, स्टोमक के बाद मेरा खाना कहाँ पे जाएगा, देखो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ये देख रही है, यहाँ पे देखिए, ये मेरा ऊपर वाली क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा मेरा, यहाँ से अंदर जा रहा है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके, क्लियर। तो ये मेरा ये स्टोमक हो गया, ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, और ये है मेरी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जब मेरा खाना है ऐसे करके यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इसको मैं अपेंडिक्स बोलती हूँ, इस वाले पार्ट्स को। और ये है मेरी पैंक्रियास, और ये है मेरा मेरा लिवर। अब ये देखो यहाँ से लिवर की डक्ट आ रही है, रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा। ये देखो यहाँ से मेरी लिवर की डक्ट्स आ रही है, ये देखो, ठीक है। मतलब जिस स्टोमक आगे दिख रहा है पीछे की साइड से आ रही है, यहाँ पर मेरा पैंक्रियाज की। तो ये दोनों आपस में, इन दोनों का सीक्रेशन कहाँ पर मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएगा। तभी तो मैंने पढ़ा था कि लिवर से क्या सीक्रेट होता है, मेरा पाइल जूस, और पैंक्रियाज से मेरी पैंक्रेटिक जूस सीक्रेट हो रहे थे। तो वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे थे, है ना, पढ़ चुके हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन है मेरा, ये एनस, अपेंडिक्स, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, वाइल डक्ट, लिवर, ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसको मैं बोलती हूँ ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम, है ना। तो यहाँ पर मुझे दिए नहीं गए हैं, तो ये पहले मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम समझ लिया। अब मैं अपने नोट्स वाले डायग्राम पर चलती हूँ। ये मेरा नोट्स वाला डायग्राम है। इस पर जैसे मेरे यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने बताई थी, सलाइवा सिक्रेट करती हैं। सलाइवा में मेरी सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होती है, जो क्या करती हैं, क्या करती हैं सलाइवरी एमाइलेज। चलो देखो, रिकेप करो उसको, इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना है मुझे, इम्पोर्टेंट चीज़ है, चीज़ों को याद रखना है। सुगन में कन्वर्ट कर रही थी। हम्म? और उसके बाद मेरा ये फेरिंग्स है, ये मेरी ओरल कैविटी है, मेरी टंग्स है। फेरिंग कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। उसके बाद इनकी जो डक्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। उसकी ट्रैकिया हो जाती है, इसकी ईसोफेगस हो जाती है, फूड ईसोफेगस से जाता है, और जो मैं एयर लेती हूँ, मतलब ऑक्सीजन लेती हूँ, वो मेरा ट्रैकिया से जाता है। वो हम रिस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ये ओरल कैविटी मेरी टंग है, ये मेरी ईसोफेगस हो गई, यहाँ से ये मेरा स्टोमक हो गया। अब ये देखो यहाँ पर मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है डुडेनम, उसके बाद मेरा जेजुनम, और ये मेरा इलियम। ये सारे किसके,
पार्ट्स हैं, ये सारे मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ठीक है, कितने पार्ट्स होते हैं उसके? 3 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी पार्ट कौन कौन से? कॉलोन है। ठीक है, और भी होते हैं, जैसे एक सीकम की बात करूँ मैं, रेक्टम भी होता है, ये देखो इसको रेक्टम बोलते हैं। तो ये मेरे को 2 याद रखने हैं, एक मुझे कॉलोन याद रखना है और एक मुझे रेक्टम याद रखना है। ये किसके हैं? ये मेरे लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, कितने होते हैं? 2 मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम में देख लिया। यहाँ पर मेरा अपेंडिक्स है, ये मेरा अपेंडिक्स हो गया, ये मेरा एनस हो गया, और ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है जो बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। यहाँ पे मैंने पढ़ा था बाइल जूस को, लिवर से बाइल जूस आ रहा है, बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। तो ये मैंने गॉल ब्लैडर स्टोर किया है, और ये मेरा लिवर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया इसको। ओके, तो नेक्स्ट रेस्पिरेशन करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो उसको भी आप देखना और चीज़ों को समझना। आई होप कि इन नोट्स ने और इस लेक्चर ने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। तो यदि आपकी हेल्प की हो तो आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय गाइस।